अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम डिस्कस करते हैं ग्रीस के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स, डेवलपमेंट क्या है। ग्रीस का वर्क परमिट वीज़ा चाहे एग्रीकल्चर से रिलेट है, सीजनल है, नॉन सीजनल है, कंस्ट्रक्शन से किसी रिलेट है, इसकी वीज़ा रेशो कैसी चल रही है, ओवरऑल वीज़ा प्रोसेसिंग कैसी है, अपॉइंटमेंट के हवाले से क्या लेटेस्ट अपडेट हैं, और स्पेशली खाल एंड पे हम बात करेंगे कि बहुत से वर्कर जो वहाँ पे ऑलरेडी सेटल्ड हैं वो फीमेल का भी वर्क परमिट सीजनल और नॉन सीजनल अप्लाई करते हैं। वो वर्क परमिट किस बेस पे ज़्यादा रिफ्यूज़ होते हैं, उसमें चांसेस किस तरह आप इंक्रीज़ कर सकते हैं वर्क परमिट के हवाले से, अप्रूवल के हवाले से। मज़ीद वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जी हाँ, सबसे पहले हम ओवरऑल बात करते हैं ग्रीस का जो वर्क परमिट है, इसका जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है। अपॉइंटमेंट का सभी लोग इस वाले से फैमिलियर हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है और एक महीने में 2 दफ़ा मोस्टली अपॉइंटमेंट ओपन होती हैं। इसके लिए कोई स्पेशल मेंशन भी किया होता है कि इस टाइम हम अपॉइंटमेंट होते हैं, लेकिन इसका जो टाइम स्पैन होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। विद इन फ्यू मिनट्स सारी की सारी स्लॉट्स जो हैं एक माह की वो बुक हो जाती हैं। इसके बाद जो अटेस्टेशन का सिस्टम है वो बहुत ही शॉर्ट अपॉइंटमेंट होती हैं और बहुत ज़्यादा मिनिमम अपॉइंटमेंट की बेस स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी की वजह से बहुत से लोग हर दफ़ा इसको मिस कर जाते हैं और सम टाइम आप फॉर्म भी फिल कर रहे होते हैं तो वो स्लॉट्स आपसे हाथ से गुजर जाती है। इसके बाद अपॉइंटमेंट के बाद ओवरऑल जो प्रोसेस है वीज़ा का वही है, आपने मेडिकल प्रोवाइड करना है, आपने किसी भी लैब, दो जो लैब डेजिग्नेटेड लैब वहाँ से लेके और इंटरव्यू देना है और उसके बेस पे वीज़ा प्रोसेस होता है। वीज़ा रेशो कैसी चल रही है, अभी जो साल का अख्ताम है, हैप्पी न्यू ईयर वगैरह आने वाला है, क्रिसमस से पहले जो तकरीबन वीज़ा रेशो में कुछ बेहतरी हुई है, राउंड अबाउट आप कह सकते हैं 20 से लेके 25% तक या 15 से 25% तक लोगों को वीज़ा ग्रांट हो रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेट है, एनिमल हस्बेंड्री से हैं, लाइफ स्टॉक से हैं, कंस्ट्रक्शन से, किसी भी प्रोफेशन से हैं, चाहे वो 9 माह वाले हैं, 1 साल से या ज़्यादा हैं, इनकी इतनी रेशो है। मतलब कि कंपैरेटिवली जो पिछले सालों में उसकी वीज़ा रेशो रही उससे उसकी तरह तो नहीं, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी बेहतरी, मामूली सी बेहतरी आई है जो एज़ कम्पेयर टू जो पिछले कुछ माह से या कुछ महीनों से इस तरह का अरसा चल रहा है, इसका सिस्टम चल रहा है। इसके बाद अगर हम ओवरऑल बात करें कि बहुत से एप्लीकेंट जो अरसा दराज से यूनान के अंदर मुकीम हैं वो अपनी स्पाउस को, उनके बीवी बच्चे हैं, उनको भी बुलाना चाह रहे होते हैं। उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही होती है कि अगर वो उनकी इतनी सैलरी है, उनके पास प्रॉपर अकोमोडेशन है, उनके पास एक सही सोर्स ऑफ इनकम और इसके अलावा वो टैक्स पे करते हैं, तो वो फैमिली यूनिफिकेशन वीज़ा अप्लाई करें। बहुत से लोग इस बेस पे नहीं अप्लाई करते कि उनकी सैलरी कम है या वो इस चीज़ के ऊपर, मेरिट के ऊपर पूरा नहीं उतरते। वो फिर अपनी स्पाउस को, बेगम को जो है उसका वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। वो फैक्ट्री की पैकिंग का भी हो सकता है, वो कोई किस्म के जो सीजनल है, नॉन सीजनल, उसके अप्लाई करते हैं, मोस्टली जो इनडोर वर्क होते हैं। लेकिन वो वर्क परमिट लगने के चांसेस होते हैं, लेकिन रिफ्यूज़ किस बेस पे होता है इस पे हम डिस्कस करते हैं। अब एक पर्सन है जिसको 10-15 साल हो चुके हैं, वहाँ पे सेटल है और पाकिस्तान में उसके स्पाउस, बीवी बच्चे मौजूद हैं, लेकिन अगर वो अप्लाई सिर्फ अपनी बेगम का कर रहा है, अपनी बीवी का वर्क परमिट अप्लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली वीज़ा ऑफिसर और जो एम्बेसीज है उसके माइंड में होता है कि ये वर्क परमिट जो इस फीमेल का वर्क परमिट है, ये अगर वहाँ पे चले जाएगी, जो जैसा कि उसके बाद पीछे इसके जो बच्चे हैं या इसका फैमिली सिस्टम है वो किस बेस पे चलेगा या वो कैसे इस चीज़ को मैनेज करेंगे। दूसरे नंबर पे वो ये भी मेंशन होता है कि अगर आप क्या बच्चे नहीं है या आपके सिंगल वाइफ ही है अभी, तो आप फिर अप्लाई करें तो चांसेस होते हैं कि फिर आपका वर्क परमिट, चाहे वो फैक्ट्री का, लेबर का है, पैकिंग का है या सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, किसी किस्म का भी है, चांसेस होते हैं फिर लगने के। क्यों? क्योंकि जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं या आप एम्बेसी में जाते हैं तो वह एफओएससी के साथ साथ आपको डेफिनेटली अपनी जो एफआरसी भी प्रोवाइड करना होती है। जब एफआरसी में लिखा हुआ कि आपके फैमिली मेंबर इतने हैं, आपके बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, और आप वर्क परमिट के लिए बाहर जा रहे हैं और आपके हस्बैंड ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं, तो पीछे बच्चों को कौन लुक आफ्टर करेगा या उनका क्या सिस्टम होगा, इस बेस पे एक बहुत ज़्यादा मेजर मिस्टेक करते हैं जिस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। ऐसा कोई चांसेस नहीं अभी तक हमने अपने एक्सपीरियंस से देखे कि किसी के या बच्चे भी हों लेकिन उसकी वाइफ का सिर्फ और सिर्फ वर्क परमिट अप्रूव हो जाए और वहाँ पे मूव हो जाए। दूसरे नंबर पे जो ग्रीस एम्बेसी है या ग्रीस की अथॉरिटीज़
हैं वो चीज़ को डिस्करेज करते हैं कि जो लोगों का इनटेक है यहाँ से मूव करना, स्पेशली फीमेल का, फैमिली का, वो उसको इतना सपोर्ट नहीं करते, डिस्करेज करते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी वहाँ पे लोग होते हैं उनके पास कोई ऐसा लीगल स्टेटस या एक पासपोर्ट या टेम्परेरी रेजिडेंस वगैरह इतना लॉन्ग टर्म नहीं होता। सो इस बेस पे आप अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपकी न्यूली मैरिड हैं, तो आपकी अगर वाइफ है, अब बच्चे नहीं है, तो फिर आप चांसेस ले सकते हैं कि आप वर्क परमिट फैक्ट्री का किसी भी बेस पे अप्लाई करें तो उसमें लगने के चांसेस होते हैं। अगर आपके यहाँ पे बच्चे भी मौजूद हैं, आपके पेरेंट्स मौजूद हैं, उसमें FRC में मेंशन है सारे के सारे, फिर आप सिर्फ अपनी वाइफ का अप्लाई करेंगे तो उससे लगने के चांसेस नहीं है। तो इसके अल्टरनेट यही है कि आप अपनी वहाँ पे जो सैलरी है उसको इंक्रीज कराएं, पर मंथ जो कैपिटा होता है उसको बेहतर करें, और पर मंथ जो होती है आपकी इनकम है उसको और सोर्सेज से भी इसको बढ़ाएं, और साथ में टैक्स पे करें। आपके पास हाउस इंस्पेक्शन, हाउस का रेजिडेंस या अकोमोडेशन भी होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें एक बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप फैमिली यूनिफिकेशन वीज़ा के तौर पे बुला सकते हैं। इसमें आपके बीवी बच्चों समेत सारे के सारे मौजूद होंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप बहुत देर से वहाँ पे जा चुके हैं, आप अपने वहाँ पे लायर है या जो ऑनर है या कंपनी का है उससे कहें कि एक फैमिली यूनिफिकेशन वीज़ा आप निकलवाएं, जैसा कि इटली में, बाकी यूरोपीय यूनियन के स्पेशली शेंजन स्टेट्स कंट्रीज में होता है, यूनान का भी होता है, आप उस पर अप्लाई। उससे पहले आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन करवानी होती है। अब अटेस्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट सिस्टम रख दिया गया है। आप पहले वॉक इन होती थी या दूसरे सायर होते थे, लेकिन अब आप सिंपली उसके लिए सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट कराएं फॉरेन ऑफिस से, फिर एम्बेसी से टेस्ट करवाएं, और फिर आपको फर्स्ट निकलवाएं, तो आपके वीज़ा लगने के, फैमिली यूनिफिकेशन के बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू आप सिंगल उनका फीमेल का वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। सो ओवरऑल हम डिस्कस कर दिया है ग्रीस के वर्क परमिट के हवाले से। बाकी आइंदा आने वाले साल में, आइंदे दिनों में क्या बेहतरी आती है, क्या चांसेस होते हैं, ये वक्त के साथ साथ ही हम आपको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल फ़िलहाल यहाँ पे अगर हम बात करें वीज़ा रेशो की, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, लेकिन वो कमाल की इंप्रूवमेंट या इंप्रेसिव इंप्रूवमेंट नहीं है। सो आप जो भी वर्क परमिट अप्लाई करें, इस चीज़ को सारे को ओवरव्यू रखें, माइंड में रखें, उसको एनालिसिस करके ही वर्क परमिट अप्लाई करें। थैंक यू सो मच।